नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ नेपाल की यात्रा पर। वैसे तो नेपाल एक पूरी कंट्री है, पूरा देश है और किसी देश को एक बार में पूरा घूमना शायद ये संभव नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे लुम्बिनी से पोखरा के बारे में कि लुम्बिनी से पोखरा कैसे जाया जा सकता है और लुम्बिनी से पोखरा जाते समय क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। और इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेपाल। आखिर नेपाल है कहाँ? तो नेपाल भारत के उत्तर में या यूँ कहें तो भारत के कंधे पर बसा हुआ एक छोटा सा पहाड़ी देश है जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ स्थित है जिसे एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि नेपाल में प्रवेश कैसे किया जा सकता है तो नेपाल भारत के कई राज्यों से अपनी सीमा बनाता है और उस राज्य से के द्वारा आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा बनाता है वो उत्तर प्रदेश है नेपाल से। तो उत्तर प्रदेश से नेपाल में प्रवेश करने के लिए भी कई रास्ते हैं। अगर हम बात करें कि किस रास्ते से प्रवेश किया जा सकता है तो एक सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल से सटा हुआ है और इसका एक बॉर्डर है जिसे ककरहवा बॉर्डर के नाम से जानते हैं। उस बॉर्डर से हम लोगों ने प्रवेश किया। ककरहवा बॉर्डर से प्रवेश का एक और बेनिफिट है कि ककरहवा बॉर्डर इसे लुम्बिनी बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, यानी यूँ भी कहा जाए कि नेपाल जो है वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर जन्मों की बात करें तो नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म के साथ साथ सीता का भी जन्म नेपाल में ही हुआ था, या यूं कहें कि जो बुद्ध थे और सीता थी ये दोनों नेपाली थे। तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि इन दोनों का जन्म नेपाल में ही हुआ है। सीता का जन्म जानकीपुर नेपाल में हुआ है या जनकपुर नेपाल में हुआ है और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। तो लुम्बिनी के रास्ते हम लोग सिद्धार्थनगर लुम्बिनी के रास्ते हम लोग नेपाल में प्रवेश किए। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में कुल 7 राज्य हैं जिसमें से कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कलपड़ी प्रदेश और सुदूर प्रदेश प्रमुख है। अगर हम बात करें कि रूट परमिट कहाँ से बनेगा तो सबसे पहले रूट परमिट की जगह हमें बनाना होता है भंसाल, और वो भंसाल बनता है वहीं से जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। जिस भी बॉर्डर से प्रवेश करते हैं उस बॉर्डर के 1 किलोमीटर के रेंज में ही भंसाल बनाया जाता है। भंसाल में एक दिन का जो चार्ज है अभी 4 व्हीलर का जो है वो 600 रुपये लग रहे हैं। 600 रुपये में आप भंसाल बना सकते हैं एक दिन का नेपाल का। अगर हम फिर उसके बाद बात करें कि रूट परमिट क्या है तो रूट परमिट है कि हम किस रास्ते से नेपाल में जाएंगे, नेपाल में कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे और किस रास्ते से वापस आएंगे, ये रूट परमिट है। और रूट परमिट मुख्यतः बनता है भैरवा और बुटवल में। तो जब भी आप नेपाल आएँ तो बुटवल या भैरवा में रुक करके रूट परमिट बना लें, अन्यथा की स्थिति में आप पर फ़ाइन जब काटा जाएगा तो कुछ ज़्यादा ही, अभी 3500 का फ़ाइन है, हो समय के साथ हो सकता है और भी बड़ा हो जाए। अगर हम आगे बात करें तो ककरहवा बॉर्डर जो है वो सिद्धार्थनगर में पड़ता है। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लुम्बिनी के पास से सटा हुआ है, लुम्बिनी से सटा हुआ है। अगर हम बात करें कि जो पोखरा है ये कहाँ है तो पोखरा जो है वो गंडकी राज्य में है। नेपाल का एक सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है पोखरा और एक गंडकी नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर एक शक्तिपीठ भी है जिसे गंडकी शक्तिपीठ के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम बात करें कि ककरहवा यानी कि लुम्बिनी से पोखरा की दूरी कितनी है तो लुम्बिनी से पोखरा की दूरी 207 किलोमीटर के लगभग है और ये पूरा पहाड़ी रास्ता है और 1 घंटे का एवरेज जो है वो 20 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में आप 20 किलोमीटर नॉर्मली चल सकते हैं। ठीक है। नेपाल जैसे कि भारत का एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त होता है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त होता है, उसी तरह नेपाल का स्वतंत्रता दिवस कोई नहीं है क्योंकि नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, हमेशा से स्वतंत्र रहा। क्योंकि इस पर आक्रमण तो कई बार हुए लेकिन अपनी पहाड़ी, अपनी बनावट की वजह से, भौगोलिक बनावट की वजह से नेपाल हमेशा से स्वतंत्र रहा है। नेपाल की एक फौजी टुकड़ी या फौजी दस्ता जो है वो भारतीय सेना में भी कारगर रहता है और नेपाल का फौजी दस्ता के लिए अलग से जो ब्रिटेन है वो 1886 के लगभग से भर्तियां निकालता है और नेपाली लोगों को भर्ती करता है। और
अलग अलग देश नेपाल की टुकड़ियों को रखते हैं, क्योंकि नेपाली लोग बड़े बहादुर माने जाते हैं। खुरखुरी जो है इनका प्रसिद्ध हथियार है, जो इनके हाथों में हमेशा या इनके जेब में हमेशा रहा करता है, खुरखुरी। आगे अगर बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल का जो झंडा है वो विश्व का सबसे अनोखा झंडा माना जाता है, क्योंकि ये चौकोर नहीं है, ये बल्कि त्रिभुजाकार झंडा है। और लाल कलर का ये झंडा नेपाल में सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि कभी भी जात के आधार पर, कभी भी पात के आधार पर, कभी भी धर्म के आधार पर नेपाल में आज तक कभी भी खून नहीं बहा। 2015 से पहले की बात करें तो नेपाल में राजशाही थी, यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था और यहाँ पर अपना कोई संविधान नहीं हुआ करता था। लेकिन 2015 के बाद यहाँ पर सरकारें बनी है और आज तक लगभग 15 से 20 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नेपाल देख चुका है। इसका कारण है कि स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, और इस समय नेपाल में जो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि फिर से राजशाही नेपाल में लागू कर दिया जाए। अगर हम बात करें नेपाल के टूरिस्ट प्लेसों के बारे में, तो नेपाल के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है, और काठमांडू में जो है नेपाल की आधी जनसंख्या जो है वो रहती है। बाकी नेपाल आप देख ही रहे हैं पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। कुछ लोग रहते हैं लेकिन ज़्यादातर जो आबादी है वो काठमांडू में ही रहती है। काठमांडू एक प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है, और काठमांडू से आप अगर माउंटेनरिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं एवरेस्ट पर। और काठमांडू से एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहाँ पर जाने में लगभग 7 दिन का ट्रैकिंग लगता है और खर्च लगभग 1 लाख रुपए के लगभग आ जाता है। और अगर बेस कैंप से आप चाहें तो फिर से एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें और दार्शनिक प्लेसों की, तो जनकपुरी है जहाँ पर सीता जी का जन्म स्थान है, यहाँ पर लुम्बिनी है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, यहाँ पोखरा है जो अपनी प्राकृतिक छटाओं के लिए मशहूर है। और अगर हम बात करें यहाँ के दर्शनीय स्थानों के लिए, तो लुम्बिनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ, कपिलवस्तु है जहाँ पर गौतम बुद्ध का घर हुआ करता था। और अगर हम बारे में बात करें कि नेपाल के बारे में, तो नेपाल में जो 81% जनसंख्या है वो हिंदू जनसंख्या है। नेपाल कभी हिंदू राष्ट्र भी हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ का संविधान लागू हुआ ये हिंदू राष्ट्र का दर्जा इसका समाप्त कर दिया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है हिंदुओं की है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मंदिर है वो भगवान शिव का है, जिसे पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है, और ये काठमांडू में ही है। चूँकि नेपाल एक प्रमुख बौद्धिस्ट प्लेस भी है और विश्व के प्रमुख बौद्धिस्टों का एक केंद्र रहा है नेपाल। अगर हम बात करें एवरेस्ट की, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो एवरेस्ट है, या इसे सागर माथा कहते हैं, ये भी नेपाल में है और जिसकी ऊंचाई लगभग जो है वो 9 किलोमीटर है, 8,848 किलोमीटर एग्जैक्ट है। अगर हम बात करें कि इस पे कैसे चढ़ा जा सकता है, तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए जो है वो नेपाल गवर्नमेंट ले लेती है, और बाकी आपका NGO का खर्च वगैरह आ जाता है। नेपाल के संविधान के बारे में बात करें तो नेपाल का संविधान अभी बहुत नया संविधान के रूप में जाना जाता है। 2015 में इसका संविधान लागू हुआ था। नेपाल में मात्र 60 किलोमीटर की रेलवे लाइन अभी तक बिछ पाई है, क्योंकि नेपाल इतना बड़ा माउंटेन एरिया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है किसी भी प्रोजेक्ट को लाने में। अगर हम बात करें तो नेपाल से लगभग 5 भारतीय राज्य जो हमने कहा वो सीमा बनाते हैं, जैसे में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये वो राज्य हैं भारत के जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध का अर्थ होता है कि ऐसे राज्य, ऐसे देश जो किसी भी समुद्र से अपनी सीमा नहीं बनाते हैं उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल भी इसी तरह कार्य करता है। नेपाल में अगर हम देखा जाए तो भारत और चीन के बीच एक बफर जोन का भी निर्माण करता है। बफर जोन का अर्थ होता है कि दो बड़े राष्ट्रों के बीच में अगर कोई छोटा राष्ट्र होता है जो उनके युद्ध की समस्याओं को समाप्त करता है, उनकी बॉर्डर को समाप्त करता है, तो उसे ही बफर जोन के या बफर स्टेट के तौर पे हम लोग कहा जाता है। अगर हम बात करें कि नेपाल कहाँ स्थित है, तो नेपाल एक एशिया का देश है और ये विश्व के गरीब देशों में आता है। अगर हम देखें कि विश्व के सबसे स्लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन में, तो उसमें नेपाल का नाम टॉप 10 में होगा। नेपाल की अगर राजधानी के बारे में बात करें तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है, और नेपाल की जो जनसंख्या है वो 2020 उसकी जनगणना के अनुसार लगभग 9 से 10 करोड़ के लगभग है। तो अभी हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं ये हम लोग बात कर रहे हैं
लुम्बिनी से पोखरा की यात्रा के बारे में। तो लुम्बिनी से पोखरा की यात्रा लगभग आपको 1 दिन का समय लग जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा लुम्बिनी से पोखरा पहुंचने के लिए। लुम्बिनी एक बौद्धिस्ट प्लेस और पोखरा एक इनका प्राकृतिक प्लेस। पोखरा से मुक्तिनाथ बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि मुक्तिनाथ जो है वो एक शक्तिपीठ है। भारत में शक्तिपीठों की बात करें तो कहीं कहीं शिव पुराण में 51 और कहीं पर 52 शक्तिपीठों का उल्लेख मिलता है। 52 शक्तिपीठ जो हैं वो लगभग भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका में ये 52 शक्तिपीठ फैले हुए हैं। 52 शक्तिपीठ का मतलब वो है कि जब सती शिव की आज्ञा के विरुद्ध अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं और वहाँ पर उस हवन कुंड में अपने पति की बेइज्जती देखकर जब कूद जाती हैं, तो उसके बाद शिव जो है वो अपने पत्नी का शव लेकर के तांडव नृत्य करते हैं और इन सब से बचने के लिए सारे जो देवता हैं वो विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु से आग्रह करते हैं कि इस तांडव से हमें बचा लीजिए। विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से सती के अंगों को 52 भागों में काट देते हैं और वो 52 भाग जहाँ जहाँ पर गिरे थे उन्हें माना जाता है कि वो शक्तिपीठ है और वही शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये पूरी जो यात्रा है ये नेपाल की है। जब भी अगर हम बात करें कि नेपाल में घूमने में खर्च, तो लगभग 1 दिन में पर हेड के हिसाब से आपको 2000 का नेपाल में लगभग खर्च लग जाता है। नेपाल में बड़े से बड़े रूम भी आपको मिलेंगे, 5 स्टार्स होटल रूप में मिलेंगे और छोटे से छोटे रूम भी मिल जाते हैं। नेपाली मुद्रा के बारे में अगर हम बात करें तो लगभग 100 रुपये का 160 रुपये होता है, लेकिन इस समय जहाँ पर हम लोग हैं तो मुद्रा थोड़ी गिरी है, तो 150 रुपये अभी है नेपाली मुद्रा। 100 रुपये का 100 भारतीय पे 100 IC पे यानी इंडियन करेंसी पर जो है वो नेपाली 160 रुपये मिल जाता है। नेपाल में अगर अपने मैन्युफैक्चर की बात करें तो थोड़े मसाले नेपाल में हो जाते हैं, बाकी कुछ नेपाल में ज़्यादा होता नहीं है। कारण इसका है कि नेपाल में प्लेन नहीं है, जो प्लेन है वो लुम्बिनी तक है, आगे थोड़ा सा ही प्लेन है और बाकी नेपाल पूरी पहाड़ियों से भरा हुआ है। विश्व की 8 टॉप मोस्ट पहाड़ियाँ जो हैं वो नेपाल में ही स्थित हैं। नेपाल अगर देखा जाए तो तिब्बत अब वैसे तो वर्तमान में कोई देश नहीं है, चीन के अधीन है, लेकिन फिर भी नेपाल तिब्बत से बॉर्डर बनाता है, यानी चीन से अपनी सीमा बनाता है, एक तरफ भारत से भी सीमा बनाता है नेपाल। तो नेपाल के बारे में फिर आगे हम जानते रहेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं पोखरा और ये पूरा जो नज़ारा है ये पूरा पोखरा का ही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।